गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका वन लाइनर रूप में दिया गया है। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है क्योंकि इसमें कोई भी जो सब्जेक्ट दिया है सबका सब एक जगह ही दिया हुआ है। और तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो फैक्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसमें पहले क्या देखेंगे हम लोग? जैव प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? आनुवांशिक रोग यानी जो जन्मजात बीमारी वाली बात है उसको कहा जाता है जीन प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक टेक्नोलॉजी। यानी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक जीन प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो उसका नाम था एरोबीडोप्सिस। एरोबीडोप्सिस नामक पौधे से प्राप्त हुआ था। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का। तभी तो सुने होइएगा, कुछ दिन पहले की बात है, एनडी तिवारी एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। जब उनको एक 45 साल का बेटा यह साबित करने में सक्षम रहा कि वह उनका पुत्र है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। यानी कि जितने भी क्या है तो गुणसूत्र, डीएनए, हिस्टोन, ये सब क्या है तो प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए परीक्षण या डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो उसका नाम था डॉक्टर एलेक जेफ्रीज। डॉक्टर एलेक जेफ्रीज। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया है? सिल्क वर्म कौन विकास किया? नाम था इनका प्रोफेसर गोपीनाथन ने। प्रोफेसर गोपीनाथन ने। 2,4-D किसका उदाहरण है? तो यह खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड का उदाहरण है। कौन? तो 2,4-D। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप इसमें क्या होगा? तो आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है कि इसमें तो बायोचिप में। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान यानी नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है? तो नाम था उनका एडवर्ड जेनर। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो कौन सा था? वह है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन, तो क्या था? तो वह भैंस से विकसित की गई थी। यानी भैंस का एक बच्चा था, नाम उसका क्या होगा? गरिमा 2। वह क्लोन से उसका जन्म हुआ था। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक यानी माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्लोन। यानी शरीर से कहीं से भी उसका एक टिश्यू या जो कोशिका है उसको काट लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा और उसको एक बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, वही क्लोन है। मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रथम जीव कौन था? जीवित जीव। उसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो नाम उसका यूटीएक्स। यूटीएक्स जीन। क्या नाम है? यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बीबी के जन्म के लिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? तो वह माता के शरीर के बाहर होता है। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग महिला परदाता से प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? 3 पेरेंट बेबी। जो नाम सुनते हैं सैरोगेट मदर की बात हो रही है, वही है 3 पेरेंट बेबी। या इसी के अंतर्गत क्या होता है? डिजाइनर बेबी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है।
किस वैज्ञानिक को सुजनिकी का जनक कहा जाता है? तो नाम था उनका फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन किसके जनक? तो सुजनिकी यानी यूजेनिक्स के जनक। जेम्स डी वाटसन फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। यह कैसा होता है? इस तरह से एक सीढ़ी जैसा संरचना देखते हुएगा, वही है डबल हेलिक्स मॉडल। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य क्या है? एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य है कि यह नाशक जीव सह बनाना, यानी इस पर जो जीव जंतु नहीं कहेंगे हम लोग, जीवाणु और विषाणु है, उसका प्रभाव नहीं होगा। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में। मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ नोट में दिया हुआ है। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किनको? तो जेम्स डी वाटसन को। किसके लिए? तो अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। आगे देखिए, बीटी बैगन यानी बीटी ब्रिंजल महिको मतलब क्या होगा? महिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान यानी नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान तो यह लखनऊ में है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है, यानी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। किसका? यहाँ देखिए, एक लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए क्या नाम है उसका? तो हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी यानी फंगस फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन? तो माइकोराइजा नामक फफूंदी। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर GS खुश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI कहाँ है? तो मनीला में है। तो इन्होंने क्या विकसित किया? तो सुपर राइस। वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर GS खुश द्वारा। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? बीटी कपास के उत्पादन से दूसरे सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? बैसिलस भूरिंजिएंसिस। बैसिलस यहाँ लिख दिया भूरिंजिएंसिस, यहाँ है थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु है। यहाँ याद कीजिए, जीवाणु संबंधित है, बैसिलस नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स नई दिल्ली ने प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। कब की बात है? तो 3 अगस्त 1994 को। डॉक्टर का नाम याद कीजिए, डॉक्टर वेणुगोपाल। और दुनिया में सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। काई के कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो काई कोशिका न्यूक्लिय अंतरण यानी ट्रांसप्लांट करना होगा। तो किसके लिए? तो शरीर व आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? उसको बायोमेट्रिक्स कहते हैं। क्या? बायोमेट्रिक्स। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल और पुनरुत्पादन औषधि
पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ, तो हैदराबाद में है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है, तो एर्नाकुलम केरल है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो कंपनी का नाम है भारत इम्यूनोलॉजी एवं बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। प्रसव पूर्व एनियोसेंटिस याद कीजिए विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है, नेशनल सेल साइंस सेंटर, तो यह पुणे महाराष्ट्र में है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो उसका नाम क्या है, सोमैटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह चंडीगढ़ में है। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो नाम है उस रसायन का फ्लोरोसेंट पाउडर। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं, तो जैव उर्वरक कहलाते हैं। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पादप यानी प्लांट या कि नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में है। जो यह साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, यह कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या आरएस हो या कहीं कोई एग्जाम हो या बिहार दरोगा हो या बीएसएससी में हो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। इन सब के लिए लाभदायक है। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह लखनऊ के बायोटेक पार्क में। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन यानी बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पिट्यूनिया। देश में दो प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो पहला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे व टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य ऑर्थोपोड्स को नष्ट करता है, तो उसका नाम क्या है, बैकुलोवायरस। क्या नाम है, बैकुलोवायरस। क्रिस्पर कैस9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है, तो जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में यह सक्षम बनाती है, यानी यह एक कैंची है, बायोलॉजिकल कैंची इसका नाम दिया गया है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग कुछ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में फैक्ट जानेंगे। तो देखिए, यूरी गागरिन वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। कौन, तो यूरी गागरिन। और यह कहाँ का था, तो रसिया का था, यानी आज का रूस और पहले का सोवियत संघ। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो उसका नाम था लूना सेकेंड, 13 सितंबर 1959 को। किसके द्वारा, तो सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर किस यान से गए थे, तो अपोलो 11 से गए हुए थे। और ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। और कब, तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी आज के रूस के सहयोग से भेजा गया था। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना कब की गई थी, 29 जुलाई 1958 को। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स थर्ड किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो यह सोवियत संघ के द्वारा। चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा, तो दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन यह क्रैश लैंडिंग कर गया। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है, तो यह हासन कर्नाटक में।
मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। उसका एक अंतरिक्ष यान का नाम था कैसिनी। भारतीय मौसमी उपग्रह मैटसैट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है कल्पना फर्स्ट। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कोड नाम, यानी उसका कोड नेम क्या था? कोड नेम, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। वर्ष 1980 ईस्वी में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो उसका नाम था SLV थर्ड, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड से पहले, यानी भारत की धरती से किस उपग्रह को भेजा गया? तो उसका नाम था रोहिणी। पोखरण नाभिकीय परीक्षण सेकेंड, फर्स्ट कब हुआ? इंदिरा गांधी के समय 1974 में, और सेकेंड कब होगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 1998 में। कब हुआ था? 11 मई 1998। यह ऑपरेशन शक्ति था और वह स्माइलिंग बुद्धा था। मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो यह नासा का है। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो यह बुध के लिए। DRDO द्वारा मानव निर्मित वायुयान, यह क्या है? तो यह मानव रहित है, यानी यह ड्रोन है जिसका नाम है रुस्तम फर्स्ट। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो यह मंगल के लिए है। स्पुतनिक 14 स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। कौन? तो स्पुतनिक 1। नासा की जेट प्रणोदक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह कैलिफोर्निया में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में। सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बैकोनूर से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम केरल में, और सतीश धवन तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल को फैट बॉय नाम दिया गया है? तो यह GSLV मार्क थर्ड का नाम है। मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल रीजन में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। मेघाट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसे इसरो द्वारा PSLV C-18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका पूरा नाम है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV मार्क 3 के द्वारा। यहाँ देखिए, वेलेंटीना तेरेस्कोवा वर्ष 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला यानी मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कौन सा है? तो उसका नाम था एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? तो उसका नाम है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का यह लघु संस्करण है। नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? उसका नाम था प्लूटो। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र, यानी समझिए कि यह किसी अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र जिसके तारों से उसका जो प्लानेट है, यानी जैसे मान लेते पृथ्वी जैसा वहाँ पर माहौल होगा। यानी बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना हो, यानी कि जहाँ पर जीवन संभव हो सके। विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान के लिए कुछ उपग्रह हैं, जैसे स्वयं, यह क्या है? तो यह भी उपग्रह का एक चैनल है जो सैटेलाइट से नियंत्रित होता है। जुगनू, यूथसैट, अनुसैट, सत्यभामा सैट, SRM सैट, एडू सैट, ये सब क्या है? ये सब के सब उपग्रह हैं। और ये सब उपग्रह क्यों? तो एजुकेशन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए ही इनको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला
प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम था एप्पल, जिसका प्रक्षेपण 1981 में किया गया था। चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुनिया का यह छठा देश है भारत, जो इसने चंद्रयान यानी चांद के लिए कोई मिशन रवाना किया था। आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? नाम उसका कार्टोसैट उपग्रह है। मंगलयान किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा देश था? तो चौथा। सबसे पहला अमेरिका, रसिया, चीन, और चीन नहीं, भारत है, अमेरिका, यूरोपीय एजेंसी और चौथा भारत। यानी कोपा 1 नंबर अमेरिका, दूसरा नंबर रूस, तीसरा यूरोपियन एजेंसी और चौथा भारत। निकट भविष्य के कुछ प्रमुख मंगल मिशन बताइए। तो मंगलयान 2 फिर भारत भेजेगा, मतलब मंगलयान 1 तो गया, अब 2 जाएगा 2022-23 में। इसमें क्या होगा? देखो ऑर्बिटर होगा, यानी मंगल का यह चक्कर काटेगा। अमीरात मंगल मिशन होप यह चला गया, ये किसके द्वारा? तो यह पहला किसी अरब देश यानी UAE के द्वारा और जापान के सहयोग से भेजा गया है। मार्स 2020 यह रोवर नासा का है, यह भी इस बार भेजा जा चुका है। और 100 मार्च 2020 में यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, यह भी अभी नहीं गया है। 2020 में चीनी मंगल मिशन, यह भी भेजा जा चुका है, अभी 7 महीने का समय लगेगा। तो यह CNSA यानी ऑर्बिटर लैंडर रोवर, इसमें सब कुछ है। यह चक्कर भी काटेगा, लैंड भी करेगा और वहाँ पर उसमें से एक 4 पहिए की गाड़ी भी निकलेगी जो चंद्रमा की सतह पर चलेगी। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? रोसेटा, तो यह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से इसका संबंध है। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना गया है? तो वह है TES यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ, इसका क्या नाम है? ALH 84001। भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है भुवन। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? उनका नाम था एलेक्सी लियोनोव। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह पासाडेना कैलिफोर्निया में है। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र यानी STIC कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अगरतला त्रिपुरा में है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्योंकि थुम्बा यानी जो तिरुवनंतपुरम के पास है में भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर यह स्थित है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो बेइडू। यह GPS के समानांतर हो गया है। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट था, नाम था आर्यभट्ट, जो 1975 में भेजा गया था। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत ने। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष यान का जनक विक्रम साराभाई। परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। मिसाइल मैन तो भारत के इससे पहले वाले राष्ट्रपति, याद कीजिएगा कौन थे वो? GSLV मार्क सेकेंड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नोटी बॉय, क्योंकि ये बार बार फेल हो जाता था। भारत ने किस देश के सहयोग से बराकेट मिसाइल यानी नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? तो यह इजराइल का मिसाइल है। 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया था। अब यहाँ देखिए अंतरिक्ष में प्रथम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ अंतरिक्ष यान है, यह वर्ष है और इसके कुछ फैक्ट हैं। स्पुतनिक 1 यह 1957 में छोड़ा गया था। यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था और यह दुनिया का भी पहला था। स्पुतनिक सेकेंड यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते यानी लाइका को ले जाने वाला उपग्रह था। स्कोर यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। लूना थर्ड यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह का चित्र भेजा था। कौन? तो लूना थर्ड।
वोस्टोक 1, यह पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। किसे? तो वोस्टोक 1 से। यह मानव द्वारा की गई पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। वोस्टोक 6 यह क्या था? इसके द्वारा वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और कहाँ की थी? तो यह सोवियत संघ की। इंटलसेट क्या है? यह व्यवसायिक यानी कमर्शियल उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह जो 1965 में ही भेजा जा चुका था। वेनेरा 7 किसी अन्य ग्रह यानी शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? वेनेरा 7। लूना 9 क्या था? तो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था लूना 9। सोयुजू 4 तो यह क्या है? तो प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र सोयुजू 4। अपोलो 11 यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। मार्स 2 तो यह मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था मार्स 2। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया है अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। तो अंतरिक्ष केंद्र का यहाँ पर नाम होगा, यह स्थान है और उसका उद्देश्य यानी किस ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC यह तिरुवनंतपुरम केरल में है और यहाँ से रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण यान विकास परियोजना, प्रक्षेपण यान SLV, प्रक्षेपण यान SLV 3, SLV, PSLV एवं GSLV इसी केंद्र से विकसित किए गए हैं। किसे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से। इसरो उपग्रह केंद्र ISSC बेंगलुरु कर्नाटक, यह उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण संबंधी कार्य यहाँ से होता है। अंतरिक्ष उपग्रह उपयोग केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ से क्या होगा? इसका उद्देश्य तो यह दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का उपयोग, पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन आदि से संबंधित कार्य यहाँ से होता है। सार केंद्र, तो सार कहाँ है? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और यह भारतीय प्रक्षेपण यान से ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण यहीं से होता है। यानी जितने भी उपग्रह भारत में छोड़े जाते हैं तो सब कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। और द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC यह कहाँ है? तो यह भी तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु यानी महेंद्रगिरी में है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तो ये कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु यानी 3 जगह है में इसके केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं। इसरो के उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों एवं उनमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, यह कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। भू केंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में है। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। इसरो जड़त्व प्रणाली यानी IISO यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसके द्वारा प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास किया जाता है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA हैदराबाद एवं इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। यहाँ से उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना का मुख्य लक्ष्य है। इसरो ने अब तक 319 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। अब हम लोग देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या विकास हुआ है। तो भारत में कोई भी परीक्षण होता है तो रक्षा संबंधित तो कौन करता है? तो यह DRDO। तो DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1958 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क कहाँ है? तो यह ट्राम्बे मुंबई में है। हंसा 2 क्या है? तो यह नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज नाल द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है। क्या नाम था इसका? हंसा 2। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है? तो यह पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक क्या होता है? सोनिक मतलब क्या? ध्वनि की रफ्तार। तो ध्वनि की रफ्तार जानते हैं लगभग 1200 किलोमीटर। तो इससे अधिक है तो सुपरसोनिक, कम है सबसोनिक, इससे अगर 5 गुना से अधिक है तो हाइपरसोनिक। इतना याद कीजिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों की को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि स्टार्ट पैक्ट की गई थी और हाल ही में अमेरिका इससे पीछे हट गया है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो यह रूस में। कहाँ था? ऑर्बिनिस्क परमाणु बिजली घर। कब? तो 1954 की बात है। सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल जो पहली कौन है? नाम है उसका पृथ्वी। T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? तो यह रूस से खरीदा गया है। यह भीष्म के नाम से जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया जाता है? भारत और रूस के द्वारा। ब्रह्मोस में ब्रह्मपुरा यानी ब्रह्मपुत्र और मोस यानी मास्कोवा नदी का नाम है दोनों। DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। याद कीजिए। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन सा है? उसका नाम था INS शक्ति, यानी यह टैंकर है। भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए। इसका नाम है नाग। यह टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है जो सरफेस टू सरफेस यानी धरती से ही किसी टैंक पर छोड़ा जाएगा। इसी का एक संस्करण है जो हवा से सरफेस पर यानी हेलीकॉप्टर से किसी टैंक पर छोड़ा जाएगा, तो उसका नाम है हेलिना। सतह से सतह पर मार करने वाली सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी गति इसकी ध्वनि की गति से बहुत अधिक, लगभग 5 गुनी से ज़्यादा है। भारत द्वारा विकसित ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, उसका नाम क्या था? अग्नि सेकेंड। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM का फुल फॉर्म है। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? तो इजराइल से। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? उसका नाम है तेजस। कलपक्कम जो तमिलनाडु में है में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। किसके सहयोग से? तो तत्कालिक सोवियत संघ और आज का रूस। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। रूस द्वारा एडमिरल गोस्खोर्फ जिसे रूस ने बनाया था वह क्या है? तो वह नौसैनिक विमान वाहक पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और भारत ने इसको खरीदा तो भारत में इसका क्या नाम है? विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति, क्या नाम है? INS शक्ति क्या है? तो तेल वाहक पोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? व्हाइट सैंड्स में 16 जुलाई 1945 को। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था वाल्टर डान बर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन द्वारा। याद कर लीजिए, मिसाइल बनाने वाले वाल्टर डान बर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन द्वारा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। नित्रा क्या है? तो यह किस श्रेणी का जहाज है? तो यह मानव रहित हवाई यान है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV है। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, यानी एंटी टैंक मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वह एक बार उसको टारगेट सेट कर दीजिए तो टास्क कंप्लीट करके ही आएगा। पृथ्वी क्या है? यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला की मिसाइल का नाम है। DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है? यह डॉपलर रडार प्रणाली, यानी यह रडार प्रणाली है। किस सिद्धांत पर? तो डॉपलर रडार प्रणाली। और रडार का फुल फॉर्म तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेवती क्या है? यह DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार यानी 3D सर्विलांस रडार है। क्या नाम है इसका? रेवती। IGMDP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? यानी सतह से हवा में मार करने वाला, नाम था उसका त्रिशूल।
ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? तो यह पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम था। सिलिनेक्स क्या है? स्लाइनेक्स इसका नाम है। तो यह भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम स्लाइनेक्स। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट किस देश से संबंधित है? तो यह चंद्रमा क्या है नाम इसका? जापान से संबंधित है। कौन? तो सेलिन फर्स्ट। INS अस्त्रधारिणी क्या है? तो यह टारपीडो परमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। आगे देखिए, किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? उस इंजन का नाम होता है स्क्रैमजेट इंजन। यानी इस इंजन में जो ऑक्सीजन है वह उसको टंकी में भर कर नहीं ले जाया जाएगा, यह वायुमंडल से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इंडियन स्वदेशी, तो INS अरिहंत। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? तो यह भारत और जापान के देशों के बीच किया गया संयुक्त सैनिक अभ्यास है। नाम है इसका संयुक्त शक्ति। इसी तरह मालाबार में भी भारत, अमेरिका और जापान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो यह आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। T-90 भीष्म क्या है? तो यह तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित की गई? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में 5 से 9 फरवरी को। कुछ फैक्ट देखिए। तेजस क्या है? यह तेजस स्वदेशी निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, यानी LCA है, लाइट एयरक्राफ्ट। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से सतह तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। दूसरा है राफेल। यह एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। सुखोई 30 यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती है। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। MiG-29 यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अवाक्स क्या है? तो यह एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी रडार प्रणाली है जो जहाज के ऊपर लगा रहता है। यह भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है जिसको किसने दिया है? तो इजराइल ने भारत को दिया है। ध्रुव क्या है? यह स्वदेश निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है और इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। निशांत क्या है? यह पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने में सक्षम है। पिनाक तो यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और सारथ क्या है? यह एक प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है, यानी मिसाइल का प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश, त्रिशूल व नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। आगे देखिए, भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल। पहला है पृथ्वी। यह सतह से सतह पर मार करने में वाली मिसाइल है और यह मुख्यतः पर कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए पृथ्वी 1 इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर। तो जो पृथ्वी 1 है यह थल सेना में शामिल, पृथ्वी 2 वायुसेना में शामिल, पृथ्वी 3 मारक क्षमता 350 यह नौसेना में शामिल। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी सरफेस टू एयर। त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 1996 को किया गया था और इसकी मारक क्षमता अभी बढ़ाकर 9 किलोमीटर से ज़्यादा किया गया है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन? तो आकाश की बात हो रही है। तो आकाश या सतह से
हवा में मार करती है। और यहाँ पर अग्नि का दिया हुआ है, ये अलग है। देखिए अग्नि 1 इसकी मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर, अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 से 3000, अग्नि 3 का 3000 किलोमीटर से अधिक, अग्नि 4 का 3000 से 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइलें तैयार की गई हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नाग, तो यह एक टैंक रोधी यानी एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर और अब इसका अपग्रेड किया गया है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। धनुष क्या है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और यह परमाणु आयुध ले जाने में इसकी क्षमता 50 किलोग्राम की है और यह पृथ्वी मिसाइल का नौसेना का संस्करण है। अस्त्र, यह हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है। अस्त्र ब्रह्मोस, यह सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा और अब तो यह हवा से हवा और हवा से जमीन या समुद्र से हवा या सतह सब पर मार करने में सक्षम बन चुका है। पहले इसकी क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन जब भारत MTCR का सदस्य बन गया तो इसकी क्षमता बढ़ाया गया है और यह मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अन्य मिसाइल इस तरह से चलती हैं, यानी यह पहले धरती से छोड़ा जाएगा और ऊपर अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर अंतरिक्ष से नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाएगा। लेकिन यह क्रूज है यानी यह गाइडेड मिसाइल, यानी कि अगर मान लेते हैं जमीन है तो यह इसी के सीधम समानांतर यह चलेगा। तो क्रूज मिसाइल अधिक घातक होता है। परमाणु आयुध ले जाने में यह सक्षम है और यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र। इसका नामकरण ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस के मस्कोवा नदी पर किया गया है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 2001 में किया गया था। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है? सागरिका, और इसका सफल परीक्षण समुद्र के भीतर 2018 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है, यानी कि यह पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाने वाला मिसाइल है। नाम सागरिका। परदुम्न क्या है? यह सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। नाम है परदुम्न। यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। सौर, यह सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। नाम सौर, मारक क्षमता 600 किलोमीटर। इसका पहला सफल परीक्षण 2008 में किया गया था। यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। कुछ फैक्ट याद कीजिए। और युद्धक टैंक, एक है अर्जुन, भीष्म और कर्ण। तो अर्जुन स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर तथा अधिकतम गति इसका 75 किलोमीटर घंटा है। रात में भी यह कार्य करने में सक्षम है और जवानों को विषाक्त गैस व विकिरण से सुरक्षित रखना इसकी मुख्य विशेषता है। भीष्म या T-90 टैंक, यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर घंटा है और यह लेजर निर्देशित तो भीष्म क्या है? तो इसका अधिकतम गति 60 किलोमीटर है और भीष्म टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है और यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। कर्ण, यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय, जैविक व रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कौन? तो कर्ण। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है। अब हम लोग कुछ देखेंगे। प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं मुख्यालय। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कहाँ है? तो मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना। परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। परमाणु ऊर्जा विभाग की कुछ अन्य इकाइयाँ जैसे भारी जल बोर्ड, यह मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर, तो यह हैदराबाद में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, यह जादूगोड़ा झारखंड में है। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी, यह मुंबई में है। DRDO द्वारा उपग्रह भेदी यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान द्वारा किया गया? तो मिशन शक्ति के द्वारा।
इसमें क्या हुआ था, भारत की मिसाइल ने एक अपने ही सैटेलाइट को प्रयोग के तौर पर मार गिराया। भारत, यहाँ देखिए, अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत है एसेट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है, तो भारत चौथा है। यानी भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसा कारनामा ये लोग कर चुके हैं। वानाकराई, पेट्रा और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित हैं, तो साइबर आक्रमण से। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है कौन, तो लाइफाई यानी लाइट फिडिलिटी। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, तो यह बेतार संचार प्रौद्योगिकी है कौन, तो प्रोजेक्ट लून। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, तो उसका नाम था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और यह आज तो हर एक स्टेशन पर उपलब्ध है। रैंसमवेयर क्या है, तो यह एक प्रकार का मेलवेयर है। तो मेलवेयर क्या होता है, एक ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर यानी सीडेक ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है, उसका नाम था नयन। उसका नाम क्या है, तो नयन का विकास किया है कौन, तो सीडेक ने। और सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह पुणे में है। साइबर आक्रमण तथा हो गया। आगे देखिए, वाईमैक्स किससे संबंधित है, तो यह संचार प्रौद्योगिकी से संबंध है किसका, तो वाईमैक्स का। कुछ संस्थान है उसके मुख्यालय हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, भारत डायनामिक लिमिटेड यह हैदराबाद में है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड तो यह कलकत्ता में है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यह वास्को डी गामा में है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। आगे बढ़ते हैं। सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है, तो वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नाम था उनका नोरियो तानीगुची ने किया था। नैनो फोटोनिक्स, यहाँ देखिए, नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित, तो यह नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से है कौन, तो नैनो फोटोनिक्स। वह सामाजिक ह्यूमैनॉइड क्या नाम था, कौन सा है, जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन्स रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया था, उसका नाम था सोफिया की बात हो रही है। तो नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई और किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला यह पहला रोबोट था। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, नाम है उसका ICICI बैंक। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रोबो, वह यहाँ कहीं के लिखता है ब्रेवो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया था, तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी का मतलब देखिए, तो इसका रेंज क्या होगा, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 1000 किलोमीटर से कम रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब 1000 से 3000 किलोमीटर उसका रेंज होगा। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो इसका रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर, और इंटर कॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, तो इस प्रकार के जो मिसाइल होंगे इसका रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होता है। कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन लॉन्च किया, उसका नाम था लक्ष्मी। किसके द्वारा, तो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस में है। कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था, 27 नवंबर 2019 को। कार्टोसैट 3 क्या है, तो इसरो द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है जिसमें हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता है। अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित क्या है, तो ब्रह्मांडीय पिंड है, यूनिवर्सल पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा है। कौन है, तो वो अल्टीमा थूले। कैसा, यह अल्टीमा है और इसे यहाँ नीचे थूले है, इसी तरह का ये दोनों ज्वाइंट है, यह पिंड है, इसी तरह का है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा
नया नाम ओरोकोथ इसका रखा गया था। प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश, जिसे मैप देखते हैं किस पर, तो जीपीएस। तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली है क्या है, तो अमेरिका का है। कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस यह चीन का है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यह यूरोपीय संघ का है। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली यह रूस का है। और भारत में नाविक और IRNSS भारत का है, जो अभी प्रायोगिक चरण में है या इसका भी इस्तेमाल अभी शुरू हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है, उसका नाम था GSAT-11। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया था, उसका नाम था मंगल ग्रह। भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा, उसका नाम है गगनयान। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। लेकिन दुख की बात है, जो लैंड किया विक्रम यह उल्टा लैंड कर गया। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज पॉइंट। यानी कि यह सूरज है, यह पृथ्वी है, बीच का एक पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यह 0 हो जाता है। यह पूरे बहुत सारे होते हैं, एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। यही इसी का नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज पॉइंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था, उसका नाम था ईगल। क्या नाम था, ईगल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रिआयामी अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में आरंभ किया था, उसका नाम था स्टीरियो मिशन। और अभी हाल ही में क्या था, उसका नाम क्या था, पार्कर सोलर प्रोब। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है, तो उसका नाम था भेल, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल BHEL। भूतुल्यकालिक यानी जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी, तो आर्थर C क्लार्क। इसका मतलब क्या होता है, यह पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और जो सैटेलाइट होगा यह भी पृथ्वी के समानांतर ही होगा, और यह भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगी। क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है, इसका अर्थ होता है -150 डिग्री से कम तापमान। भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, तो देखिए नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज कहाँ है, NCBS, तो यह बेंगलुरु में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS यह पुणे में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो यह भी पुणे में है। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज, तो यह हैदराबाद में है। स्कूल ऑफ रीजेनेरेटिव मेडिसिन, तो यह कर्नाटक में है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, तो यह हैदराबाद में है। किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर यानी रेडियो संचार स्थापित किया जाता है, तो उसका नाम होता है NFC यानी निकट क्षेत्र संचार। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो कार्ड होता है, जो जिसे स्वैप मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, उस समय इसी का इस्तेमाल होता है। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवर्धित किया जाता है, तो उसका नाम है साकार ऐप। क्या नाम है, साकार ऐप। भू-स्थैतिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है, तो वह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित। तो भू-स्थैतिक कक्षा पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई होती है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। तो भू-स्थैतिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और वह था जियो सिंक्रोनस। ये दोनों लगभग एक ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। यह 36,000 किलोमीटर, तो यह पृथ्वी है, तो यह विषुवत रेखा के समानांतर होगा, यह इस तरह से होगा। और जियो स्टेशनरी यह भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, लेकिन यह हमेशा कैसे होगा, तो यह किसी भी स्टाइल में हो सकता है, लेकिन यह पृथ्वी सेंट्रिक ही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेवबैंड और ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है, जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। गोल्डीलॉक जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी से समान होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो सुपर अर्थ कहलाते हैं।
तो आशा करते हैं यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।